नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका बिल्कुल वही स्ट्रेटजी अपना रहा है जो उसने यूएसएसआर को तोड़ते वक्त अपनाई गई थी। और आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट किया अमेरिका, पिछले 3 सालों से अमेरिका इस काम में लगा हुआ था। और अमेरिकी प्रशासन खास करके, जी हाँ, अमेरिका का प्रशासन, आप इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं कह सकते, अमेरिका का जो प्रशासन था वो लगा हुआ था इसमें। और इस स्ट्रैटेजी का अब जब ये बहुत ही एडवांस लेवल में चली गई है तब पता चल रहा है लोगों को, वरना अमेरिका के सहयोगी देश है उन्हें तक नहीं पता लगने दिया। क्या क्या था वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम कंपेयर करेंगे कि यूएसएसआर को तोड़ने में अमेरिका ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई और चीन के खिलाफ जो अमेरिका स्ट्रैटेजी अपना रहा है। सबसे पहले यूएसएसआर के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी? वेट किया गया था कि एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बने। जी हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब भी अमेरिका में एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बनता है तो अमेरिका राष्ट्रवादी और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, आप विकिपीडिया पर जाइएगा, लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट आप सर्च कीजिएगा, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति की लिस्ट मिल जाएगी। जब भी आप देखेंगे कि अमेरिका ने कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया है या कोई भी बड़ा मेन इवेंट हुआ है तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कोई आपको रिपब्लिकन ही मिलेगा 90%, 10% कोई और मिलेगा। मैं यूएसएसआर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जब सोवियत यूनियन का एक तरीके से वर्ल्ड वार 2 के बाद का सिनेरियो की। आप देखिएगा कि 2008 तक चीन का कोई खास इतना बड़ा प्रभाव नहीं था दुनिया में। उस समय तक जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वो एक रिपब्लिकन थे। लेकिन उसके बाद बराक ओबामा का समय आया, डेमोक्रेटिक अमेरिका था, कम आक्रामक हुआ और चीन का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। और अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले पाया चीन के खिलाफ क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की आक्रामक वाली रणनीति होती ही नहीं है। लेकिन जैसे ही अमेरिकी प्रशासन वेट कर रहा था कि कैसे कोई एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उस दौरान उनके हाथ खोले कर दिए जाते हैं और अमेरिका आक्रामक हो जाता है, ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई। आपको बता दो कि रिचर्ड निक्सन और आपको जो जॉर्ज बुश थे, जी हाँ, जो सीनियर जॉर्ज बुश थे, जब 1991 में जो सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था उस समय भी वही प्रेसिडेंट थे। यानी मेन इवेंट जब भी होता है कोई तो एक अमेरिकी प्रेसिडेंट आपको रिपब्लिकन ही मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज होती है इकोनॉमी पर हमला। किसी भी देश को जब ये तोड़ते हैं तो उसकी इकोनॉमी पर सबसे पहले प्रहार किया जाता है। चीन के साथ भी इन्होंने पिछले 3 साल से यही करना शुरू कर दिया था। चीन की इकोनॉमी को लगातार नीचे लेकर आ रहे थे। और आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों में जो चीन की जो इकोनॉमी को खतरा, मतलब कि जो नुकसान पहुंचा है, वो आज तक ऐसा हुआ नहीं। पिछले 30 सालों में जो चीन की जो विकास दर है वो सबसे नीचे आई है और इसमें अमेरिका पिछले 3 सालों से लगा हुआ है, आपको सबको पता है। तो ये सेकंड स्टेज थी। और तीसरी स्टेज होती है दुश्मन देश के सहयोगियों को उससे दूर करना, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो, चाहे उनकी ज़रूरतों को पूरा करके हो। ज़रूरतों को कैसे पूरा करके? जब सोवियत यूनियन से किसी ने इमेजिन नहीं किया था 1970 तक कि चीन सोवियत यूनियन से अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट देश थे। लेकिन अमेरिका ने वो कर दिखाया था 1971 में, क्योंकि अमेरिका दुश्मन देश के जो सहयोगी होते हैं उनकी कमजोरियों को पकड़ता है। चीन की कमजोरी क्या थी कि चीन 1971 तक यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं था। जी हाँ, 1971 तक जो आप चीन देखते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चीन, जो कम्युनिस्ट वाला चीन है, ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का पार्ट था ही नहीं। तो फिर आप सोचेंगे जी इनके पास जो वीटो पावर कैसे आ गई? तो आपको बता दूं कि उससे पहले ताइवान को चीन माना जाता था और ताइवान के पास ही वीटो पावर भी थी। तो वो ट्रांसफ़र हो गई थी जो कम्युनिस्ट वाले चीन को, जिसे आप आज देखते हैं। तो ये ज़रूरत थी। और आज की तारीख में चीन का सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? रूस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है इस समय? उनकी इकोनॉमी और पैसा। और यही पकड़ा है इस बार भी अमेरिका ने। उन्हें G7 में लाकर उनसे प्रतिबंध खत्म करवाने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। भले ही उन अमेरिका के सहयोगी, कनाडा ने कल मना कर दिया हो, जी हाँ, कल कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रूस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका रुकने वाला है या फिर कनाडा के कहने से कुछ खास प्रभाव भी पड़ेगा। और जो आखिरी स्टेज अपनाई जाती है वो है मैक्सिमम प्रेशर। जी हाँ, मैक्सिमम प्रेशर अपनाया जाता है दुश्मन देश पर, जो उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो रोनाल्ड रेगन ने और जॉर्ज H.W. बुश ने अपनाया था। जी हाँ, 1980 से लेकर, अगर मैं आपको बताऊं पूरा इतिहास, तो 1980 से लेकर 1991 तक रिपब्लिकन की सत्ता रही थी अमेरिका में। और ये 11 साल बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन 11 सालों में ही इन्होंने सही तरीके से विघटन करवा दिया था मतलब कि सोवियत यूनियन का। और ऐसा लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो चीन के लिए इससे घातक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर से
अमेरिका और आक्रामक होता चला जाएगा एक रिपब्लिकन के सत्ता में रहते हुए, और अमेरिका प्रेशर को मैक्सिमाइज कर देगा। वहीं अगर कोई डेमोक्रेटिक आ जाता है तो फिर इस सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी और बेहतर होगी चीन के लिए। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपको एनालिसिस कैसा लगा? कुछ मुझसे चीज़ें छूट गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके बारे में जानने में दिलचस्पी है। कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं बनाने की कोशिश पूरी करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।